नमस्कार। मैं विजयपाल सिंह परिहार। आज फिर पॉलिटी का अगला अंग जो है हमारा अनुच्छेद 19, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(2), तो बस वही उसके आगे से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो ये हम थे कहाँ? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे। अब स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोगों को पढ़ना था अनुच्छेद 19(1)(b). अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 19(1)(a) पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 19(1)(b) निरायुध शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता हमको पढ़ना है, और ये है अनुच्छेद 19(1)(b) में। अनुच्छेद 19(3) में इसके लिए निर्बंधन दिया गया है। निर्बंधन, तो हम लोग निर्बंधन की भी बात करेंगे और इस अधिकार की भी बात करेंगे। आज अनुच्छेद 19 कंप्लीट करेंगे इसको, है ना। तो चलिए इस अधिकार के बारे में समझते हैं। तो हमें किस चीज को करने की यहाँ पर स्वतंत्रता मिली? तो लिखा है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता मिली। जरा कलर चेंज करते देखते हैं क्या करने की? सम्मेलन करने की। ठीक है, सम्मेलन, कोई समारोह, कुछ लोगों को बुलाकर कोई सम्मेलन किया जाए तो सम्मेलन कर सकते हैं, समारोह कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। तो जुलूस निकाल सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, है ना। जैसा इकट्ठा होके जो काम किया जा सकता है वो किया जाता है इसके अंतर्गत। तो रैली निकाल सकते हैं, इस तरह के कोई काम जिसमें हम इकट्ठा होकर कहीं पर कोई काम कर रहे हों, बहुत सारे लोग एकत्रित होने वाले हों। तो हाँ जी, अभी तक हमें बोलने की आजादी थी, लेकिन कहां पर बोलने की आजादी? समझिए, हम बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके वहां भी बोल सकते हैं। यानी अनुच्छेद 19(1)(a) से डायरेक्टली लिंक होता है। अनुच्छेद 19(1)(a) में जहां पर एक जगह संगठित होने की बात कही गई, सॉरी, अनुच्छेद 19(1)(a) में जहां पर यह बात कही गई थी कि हम वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता यानी अपनी बात को कह सकते हैं, तो यहां पर क्या है? किसके सामने कहें? कभी कभी तो भाई क्या होता है, न्यूज़पेपर में लिख दिया, कहीं पर लिख दिया, कहीं पर पढ़ दिया, वो एक बात होती, कोई पेंटिंग बना लिया, कोई किताब छपवा लिया, तो समझ में आया और फिर सर्कुलेट होता रहा। फाइनली तो पब्लिक चाहिए और पब्लिक को इकट्ठा कर सकते हैं, और खासकर राजनीतिक व्यवस्था में तो ऐसा करते ही हैं। यानी अगर मान लीजिए चुनाव लड़ना हो, चुनाव का माहौल हो, तब तो फिर इकट्ठा करना ही है ना। तो ये जो सम्मेलन, समारोह, जुलूस, रैली, ये सब लोगों को इकट्ठा करना, लेकिन कहां पर इकट्ठा करें? अपने घर पे? तो घर पे इकट्ठा करने के लिए सरकार से पूछने की क्या जरूरत है? सरकार से पूछना है सरकारी जमीन पर। सरकारी जमीन पर यहां पर इकट्ठा कर सकते हैं सरकार की जगह। रैली कहां निकालेंगे? अपने घर में थोड़ी निकालेंगे भाई। कहां निकालेंगे? रास्ते पर, या इस जगह से उस जगह, कहीं पर, कहीं से कहीं जाने के लिए आप बताएंगे डेस्टिनेशन, यहां से चल के रैली हमारी यहां तक, जुलूस हमारा यहां से यहां चलते हुए जाएगा और यहां समाप्त होगा। तो ये कुछ ऐसा करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। या एक जगह कहीं पर इकट्ठा होंगे, बड़ा सा मैदान होगा जहां पर इकट्ठा होंगे, कोई कोई सम्मेलन करेंगे, कोई समारोह करेंगे, इस तरह का करेंगे। ये हमारा कैसा अधिकार है? लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार, यानी अगर ये भी ना मिले तब भी लोकतंत्र को बड़ी मुसीबत हो जाने वाली है। तो लोकतांत्रिक अधिकार इसके द्वारा मिलते हैं। तो अनुच्छेद 19(1)(a) का ये पूरक ही जैसा है, ठीक है।
हाँ, इसमें साथ में ही लिखा गया शांतिपूर्ण एवं निरायुध, दो कंडीशन लगा दी गई। एक कहा गया शांतिपूर्वक होना चाहिए, मतलब डिस्टरबेंस किसी को नहीं करना है, सरकारी जमीन पर करना है लेकिन डिस्टरबेंस किसी का नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक कीजिए और हथियार लेकर मत आइए, निरायुध, निरायुध यानी हथियार लेकर नहीं आना है। लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताओं के कारण सिखों को हथियार लेकर आने की, सिखों को कृपाण लेकर आने की छूट मिली हुई। तो धार्मिक मान्यताएं हैं तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सरकार वहां पर छूट देती है। अदरवाइज की कंडीशन में आपको क्या है, निरायुध यानी बिना हथियार के ही यहां आना है। तो शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या है, शांतिपूर्वक अगर सभा सम्मेलन रैली जुलूस कुछ भी करना चाहे, कोई भी व्यक्ति करना चाहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से पूछिए। और सरकार से एक बार पूछना पड़ता है कि भाई सरकारी जमीन है, जिसकी जमीन है उससे तो पूछना ही पड़ेगा ना, सरकारी जमीन का उपयोग कर रहे हैं तो सरकार से पूछ तो लीजिएगा। अब सरकार से पूछ लिया तो सरकार ये मान के चला जाता है कि आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, मिलेगा ही मिलेगा, अगर कोई बहुत विशेष वजह नहीं है तो 19(3) में निर्बंधन की बात कही गई है कि निर्बंधन इन पर लगाया जाएगा। 19(3) में क्या निर्बंधन है, तो दो प्रकार के निर्बंधन है। एक पहला निर्बंधन है भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में तो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में यानी भारत के खिलाफ अगर कोई दुष्प्रचार या कोई भारत के खिलाफ कोई गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं, आप आंदोलन ऐसा कुछ पैदा करते हैं जिससे देश को नुकसान होने वाला हो, ऐसा आंदोलन आपको नहीं करने दिया जाएगा। आप आंदोलन कीजिए शांतिपूर्वक, कोई भी मांग कीजिए, कुछ भी कीजिए, भाई इकट्ठे होंगे सम्मेलन के लिए तो कहीं ना कहीं कोई मांग होगी सरकार से, मांगिए सरकार से शांतिपूर्वक। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकता और अखंडता को खतरा हो। अगर ऐसा कोई सम्मेलन सभा करते हैं तब सरकार को अधिकार है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का और आपके इस अधिकार को छीन लेने का। अगला है लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था या यातायात के हित में, यातायात व्यवस्था के हित में, लोक व्यवस्था या यातायात व्यवस्था के हित में। तो यहाँ पर क्या है कि सभा और सम्मेलन में भाग लीजिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं पर रास्ता ब्लॉक हो जाए, इसीलिए सरकार से पूछा जाता है। तो सरकार क्या है, ऐसे रास्तों से, ऐसे रास्तों को अवॉइड करने के लिए कहती है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़। कोशिश की जाती है कि ऐसे रास्तों से आपका जुलूस या आपकी रैली या आपका कोई भी सभा अगर निकल रही है तो ऐसे रास्तों से निकले जहां पर लोगों को यातायात संबंधी परेशानी ना हो, या अगर हो भी तो कम से कम हो, है ना। तो यातायात को अगर बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा होगा तो फिर रोका जा सकता है। अगर लोक व्यवस्था यानी ऐसा लगे कि मान लो इसके कारण दंगे फैल सकते हैं, खासकर धार्मिक जुलूस जब निकलते हैं तब ऐसी संभावना होती है कि भाई ऐसा कुछ समस्या हो जाए। तो अगर ऐसे धार्मिक किसी जुलूस से, धार्मिक किसी ऐसे समारोह से ऐसी कोई समस्या पैदा होनी होती है तो सरकार फिर एक्शन लेती है, सरकार फिर उसे करने की इजाजत नहीं देती। यही समझना है। कोई राजनीतिक हो, धार्मिक हो, चूंकि इसमें तो ये नहीं लिखा ना कि आप राजनीतिक जुलूस करवाएंगे या धार्मिक करवाएंगे या किस तरह का करवाएंगे, नेचर कुछ भी हो सकता है आपका, बस देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, देश को तोड़ने वाला नहीं हो। तो आपके रैली या जुलूस का नेचर कुछ भी हो सकता है, सभा या सम्मेलन का नेचर कुछ भी हो सकता है, देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, है ना। और लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करे, जो लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं उनमें दंगे और फसाद ना फैलाएं और यातायात को सुचारू रूप से चलाए रखें। बाकी आपकी मर्जी, आप बढ़िया जैसा चाहें वैसा
अपना क्या है सभा या सम्मेलन बुला सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से ये अधिकार आपका कंप्लीट हो गया और समझ में आया होगा। और कोई अगर क्वेश्चन होंगे तो आप क्या है कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो फिर मैं इसके क्वेश्चन का समाधान करूंगा। ठीक है, तो चलिए अगली चीज की तरफ चलते हैं, अगले अधिकार की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 19(1)(c), हम लोग अभी थे अनुच्छेद 19(1)(b) में, अब है अनुच्छेद 19(1)(c). संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(c) में। अब बात होती है ये जो संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है, इसके निर्बंधन में मैंने बताया सबका एक निर्बंधन है, तो इसका भी निर्बंधन है अनुच्छेद 19(4) में। निर्बंधन पढ़ेंगे, निर्बंधन देखेंगे, इससे पहले कि निर्बंधन देखें हम अधिकार को ढंग से समझेंगे। ठीक है, अधिकार में क्या है, सब लिखा है संगम, संघ या सहकारी समिति। इसका मतलब क्या होता है, इसका जरा सा मतलब देखेंगे। यहां पर कोई भी संगठन बनाने की छूट है, किसी भी तरह का संगठन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या आधुनिक कोई भी संगठन, आधुनिक तरीके का कोई भी संगठन, वर्चुअल तरीके का कोई संगठन। वर्चुअल तरीके का मतलब कैसा, जैसे व्हाट्सएप में होता है, व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप बना लिया आपने, फेसबुक पर आपने कोई ग्रुप, कोई व्यवस्था बना ली, कोई पेज बना लिया, है ना। तो व्हाट्सएप पर आपने चैनल बना लिया, ग्रुप बना लिया, टेलीग्राम पर बना लिया। इस तरह का अगर कोई आधुनिक बनाते हैं तो, या कोई सामाजिक संगठन बनाया, या कोई आर्थिक संगठन, या कोई राजनीतिक संगठन। जैसे क्या है, भारत के संविधान में 1985 तक कहीं भी राजनीतिक दल शब्द की व्यवस्था नहीं दी गई थी, यानी संविधान राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं मान्यता नहीं देता था। वो स्पष्ट रूप से नहीं कहता था कि राजनीतिक दल होगा कि नहीं होगा, हम लोग परंपरा से बनाते थे। लेकिन जहां पर संविधान इस बात की इजाजत देता था कि आप एक राजनीतिक संगठन बना सकते हैं, वो ये जगह थी अनुच्छेद 19(1)(c). शैक्षिक संगठन बना सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हैं, ये समझिए। अब क्या हुआ कि ये तो संघ या संगम लिखा हुआ था, लेकिन 2011 में 97वें संविधान संशोधन से एक शब्द जोड़ा गया, सहकारी समिति। कब ये जोड़ा गया, 2011 में 97वें संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन 97वें संविधान संशोधन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इसके माध्यम से ये सहकारी समिति शब्द लिखा गया। तो अब अगर पूछा जाता है सहकारी समिति बनाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, तो बिल्कुल है, संविधान के अंतर्गत दिया गया है, यहाँ पर अनुच्छेद 19(1)(c) में दिया गया है। अच्छा, एक और चीज है कि अगर मान लीजिए सहकारी समिति इस तरह से यहाँ अनुच्छेद 19(1)(c) में नहीं लिखा जाता, तो क्या ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं होता? तब भी होता, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ना, यहाँ संगठन बनाने के अधिकार में जितने टाइप के संगठन हम बना सकते हैं, सब टाइप के संगठन बनाने का अधिकार मिलता है, वैसे में सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार मिलता है। ठीक है, अच्छा, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, एक अलग पेज में लेते हैं हम लोग, 97वां संविधान संशोधन। इसने क्या किया है, तो पहला तो अनुच्छेद 19(1)(c) में मौलिक अधिकार बना दिया गया है, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये एक तरीके का मूल अधिकार बन गया है। इसके अलावा इसमें कहां पर क्या किया गया है, और समझिए 43B, अनुच्छेद 43B कहां आता है, डीपीएसपी में। डीपीएसपी में यह अनुच्छेद 43B एक अलग
आर्टिकल जोड़ा गया है और राज्य से अपेक्षा की गई है कि आप सहकारी समिति बनाने में योगदान देंगे। ठीक है, और इसके अलावा भाग 9B में सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक इसमें अनुच्छेद लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा भाग है, ये डीपीएसपी में है कि राज्य इसको बढ़ावा देगा, है ना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा और यहाँ व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वो सहकारी समिति बना सके। इतनी सारी बातें 97 में संविधान संशोधन से जोड़ी गई। ठीक है, तो सहकारी समिति और कहीं पर हम लोग सामान्य तौर पर चर्चा तो नहीं करते यहाँ पर, लेकिन यहाँ सहकारी समिति जब जोड़ी गई तो यहाँ पर बताया। एक छोटी सी चीज यहाँ समझ लीजिए, ये जो भाग आया है इसको आंशिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक सुनवाई में निरस्त कर दिया था, क्योंकि इसके बनाने की प्रक्रिया में गलती थी, जिसकी वजह से इसको आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया। आंशिक रूप से निरस्त करने पर क्या होगा, जब राज्य चाहे तो इसमें दी गई बात या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सहकारी समिति के कानून के अलावा भी या उसके विरोध में भी कोई कानून बनाए तो केंद्र सरकार उस पर दबाव नहीं डाल पाएगी। ठीक है, कि हमारे जैसा ही कानून बनाना पड़ेगा, ऐसा केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी। यही समझिए, यहाँ पर प्रत्येक राज्य अभी भी फ्री है अलग अलग तरीके के सहकारी समितियों के कानून बनाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ मतलब क्या है, सारे देश में एक जैसी जो व्यवस्था की जानी थी इसके माध्यम से वो नहीं हो पाई है। तो ये एक छोटी सी बात, जो छोटी इंफॉर्मेशन है, अगर कभी केवल सहकारी समिति पर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो के लिए है। तो ये एक बीच में आ गया हम लोगों के लिए, जो अधिकार पढ़ रहे थे उसमें सहकारी समिति। अभी हम लोग बैक चलते हैं तो देखते हैं क्या है। हम लोग संघ या संघ बनाने की अधिकार की बात कर रहे थे और यहाँ पर हमने कहा किसी भी प्रकार का संगठन बनाया जा सकता है और इंक्लूडिंग सहकारी समिति भी। शैक्षिक संस्थान भी बनाया जा सकता है, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भी बनाया जा सकता है। मैं आपको याद दिलाऊंगा एक जगह, और जब यहां पर कहा गया अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भी बनाया जा सकता है, इसका क्या मतलब होता है। जब हम लोग चलेंगे संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार में अनुच्छेद 29 और 30 में चलेंगे और खासकर अनुच्छेद 30 में चलेंगे, तब आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब अनुच्छेद 30 में चलेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा और वहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए, तो यहां पर हमने देखा किसी भी तरह का संगठन हम बना लेंगे। ठीक है, तो किसी भी तरह के संगठन बनाने की हमें यहां पर छूट मिलती है। अब और क्या छूट मिलती है जब उसके बारे में विचार कर लेते हैं। संगठन बनाने की छूट है तो न बनाने की भी छूट है। न बनाने, हमको नहीं बनाना है, नहीं मन है भाई, ठीक है, बनाने का अधिकार मिल गया, हम नहीं बनाते तो जबरदस्ती थोड़े कि हम बना ही लें। ठीक है, इसी तरह शामिल होना न होना, शामिल होना या न होना। भाई मान लीजिए किसी ने संगठन बनाया और हमको शामिल करना चाहता है लेकिन हमारा मन नहीं है, तो जबरन थोड़ी शामिल होना है। जैसे ऐसा समझिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं आजकल, तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं अपने सभी दोस्तों को शामिल कर लेते हैं फटाफट, लेकिन फिर क्या होता है, दोस्त लोग उसमें से लेफ्ट 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 निकलना चालू करते हैं। आपका अधिकार है, आप चाहें तो उस संगठन में रहें, उस ग्रुप में रहें या उस ग्रुप में ना रहें। ठीक है, तो ये एकदम बात क्लियर करके रखिएगा कि आपका पूरी तरह आपका अधिकार है कि आप उसमें शामिल हो या ना। ठीक, कभी कभी कुछ लोग गुस्सैल लोग होते हैं, केस वेस कर देते हैं। जैसे एक मामला ऐसा आया जिसमें क्या हुआ कि एक किसी व्यक्ति को एक ग्रुप में शामिल कर लिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो पहले नाराज हुआ कि भाई हमको क्यों शामिल कर लिया गया। बाद में क्या हुआ कि एडमिन से थोड़ी खटपट हो गई होगी, एडमिन ने उसको निकाल दिया तो वो इस बात पे और ज्यादा गुस्सा हो गया, उसने कोर्ट केस कर दिया। ऐसा कैसे निकाल दिया, हमारी इज्जत को इज्जत नहीं है क्या। तो कोर्ट ने भी माना हाँ बात तो सही है, कैसे निकाल दिया आपने। भाई कोई नियम कानून होता है, किसी नियम का उल्लंघन किया हो तो हटा दीजिए, आपके आपसी मनमुटाव से क्या मतलब, वो तो ग्रुप था और सामूहिक रूप से आप इस तरह से किसी की इंसल्ट थोड़ी कर सकते हैं।
तो समझ में आया कि यहाँ पर क्या है, किसी ग्रुप में किसी संगठन में शामिल होना या ना होना हमारा अधिकार बनता है। इवन अगर कोई शैक्षिक संस्थान बनाए, हम उस शैक्षिक संस्थान में पढ़ने के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये हमारी मर्जी, मतलब हम उसमें शामिल होने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये हमारी मर्जी होती है। हम अपनी मर्जी से उसमें शामिल होते हैं, हम अपनी मर्जी से उसमें शामिल नहीं होते। किसी संगठन को चालू रखना, संगठन को चालू रखना या न रखना, भाई आज हमने स्टार्ट किया, हमको 1 महीने बाद लगा यार बंद कर देते हैं, भाई अपने बस का नहीं, बंद कर। हाँ, बशर्ते ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई संगठन चालू किया, मान लीजिए आपने कोचिंग चालू की, अब एक दिन चालू किया फिर आपको लगा भैया अपने बस का तो नहीं है यार, बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं तो जिनसे पैसा लिया है उनको वापस कर दीजिए भैया। अच्छा, अगर किसी से कोई पैसा नहीं लिया तो ठीक, कोई बात। आजकल बहुत सारे संस्थान बंद हुए हैं और पैसे भी वापस कर गए, आप लोग जान रहे होंगे कौन कौन संगठन इस तरह से हुए हैं। तो यही समझिए क्या होता है, संगठन को चालू रखें ना रखें आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पर आप किसी की लाइबिलिटी नहीं रखेंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये अधिकार में शामिल हो गया। तो अधिकार क्या है ये तो बता दिया। अब निर्बंधन की बारी। निर्बंधन पहला, जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई सभा या सम्मेलन देश के खिलाफ नहीं हो सकता, उसी तरह से कोई संगठन भी ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो देश के खिलाफ काम करता हो। तो देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की संप्रभुता एवं अखंडता, अगर इसके खिलाफ कोई संगठन बनाएंगे, नक्सलवादी, आतंकवादी, इसी तरह का कोई संगठन बनाएंगे तो देश के खिलाफ अगर आपने बनाया है, आप पर कार्रवाई तय है। देश के खिलाफ नहीं बनाएंगे। फिर क्या है, लोक व्यवस्था या सदाचार के हित में, लोक व्यवस्था या सदाचार के हित में, लोक व्यवस्था है ना, वैसा ही जैसा पहले हमने देखा, लोक व्यवस्था या सदाचार के हित में, यानी कोई ऐसा संगठन नहीं बनाएंगे जिससे पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट किया जा सके, पब्लिक में समस्या क्रिएट की जा सके। तो लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और सदाचार के हित में, यानी कोई गलत चीज प्रचारित या बनाना कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे पोर्नोग्राफी बैन है तो आप वैसा नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं बना पाएंगे, या किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो उसको प्रसारित करना, उसको किसी भी तरीके से आगे बढ़ाना, ऐसा कोई संगठन बना लेना जिसके माध्यम से वो एक से दूसरे तक प्रसारित हो रही हो या उसको बनाया जाना संभव हो, ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये अगला अधिकार जो है हम लोग समझ गए। अगला अधिकार समझ गए तो फिर थोड़ी और आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 19(1)(d) की तरफ। अनुच्छेद 19(1)(d), ये क्या अधिकार है, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(e), कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। तो यहां पर देखें क्या है, अबाध संचरण की स्वतंत्रता एक, और एक है कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। आप लोग सोच रहे होंगे क्या जल्दबाजी में हूं, जल्दी जल्दी वीडियो बनाना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बनाना है। ये दोनों के निर्बंधन एक है, मैंने आपको बताया था। कहां पर निर्बंधन है, 19(5) में दोनों के निर्बंधन है, यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक साथ पढ़ लेते हैं।
ठीक है, तो एक साथ पढ़ते हैं। एक साथ पढ़ने का यहाँ पर देखें क्या है, अबाध संचरण। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ शब्द लिखा है अबाध। अपने मन से कोई शब्द मत बना लीजिएगा, कभी कभी कुछ लोग बना लेते हैं अवैध, है ना, अवैध नहीं, अबाध। ठीक है, बिना बाधा के, कोई बाधा नहीं होगी किस चीज में, संचरण। देश के अंदर कहीं भी आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। टिकट कटाइए, जाइए जहां जाना है, धन है आपके पास, जिस भी हवाई जहाज से जाना हो हवाई जहाज से जाइए, ट्रेन से जाना हो ट्रेन से जाइए, लटक के मत जाइएगा, बाकी सब ठीक है ना। ट्रेन में कुछ कुछ लोग लटक के जाते हैं, बिना टिकट मत जाइएगा, नहीं तो फिर पूछा जाएगा। टिकट ले लीजिए, जाइए आराम से ट्रेन में, या बस से यात्रा कीजिए, या आपके पास अपनी खुद की गाड़ी है, खुद का चॉपर है, तो जाइए। तो जहां जाना हो देश के अंदर भाई, देश के बाहर नहीं। ये वाला जो अधिकार है वो देश के अंदर जाने की परमिशन तो देता है, कहीं देश के बाहर जाने की परमिशन नहीं देता, है ना। तो क्या है, देश के बाहर जाने की ये परमिशन नहीं देता, केवल देश के अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं। अब आप कभी कभी कहेंगे कि सर ऐसा है, कुछ जगहों पर तो हम नॉर्थ ईस्ट में या कुछ जगहों पर हम नहीं जा सकते जहां पर कहीं आतंकवादी घटनाएं हों। हाँ, डिस्टर्ब एरिया कभी भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है, कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस होगा तो नहीं जा पाएंगे, तो सरकार मना करेगी, अदरवाइज जाइए फिर आराम से, अपना देश है, हर जगह घूमिए, कोई बंधन नहीं है। अगर कोई समस्या है तो आप भी समझ रहे, जहाँ कोई समस्या होती है वहां पर सबको जाने की इजाजत नहीं होती, उसको छोड़ के बाकी सब जाइए पूरे देश में। और जहां अच्छा लग जाए वहां कुछ दिन रुक जाइए। घूमने टहलने के लिए भी जाते हैं तो हफ्तों का टूर बनाया जाता है। रुक जाइए, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, कभी कभी जीवन भर घर बनवा लीजिए। जैसे लोग दिल्ली पहले पढ़ने आते हैं, 1 महीने 2 महीने के लिए आते हैं, कोई साल भर के लिए आता है, कोई कोर्स पूरा करके चले जाने के लिए आता है, फिर कोई रहते रहते कितने दिन बीत गए हैं पता ही नहीं, 8-10 साल बीत गए हैं, अच्छा 10 साल बाद लौट जाएंगे, लेकिन कोई लोग यहीं घर बनवा के फिर यहीं रहने लगते हैं, ऐसा होता है ना। तो अब हम शिक्षा के लिए आए हैं, धार्मिक यात्रा के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, वैसे ही कोई काम है ना, या मन नहीं लग रहा था अपने घर में, ऐसे ही घूमने चल दिए, निकल लिए, तो ऐसा किसी काम के लिए हो सकता है। देखिए, तो यहाँ पर ये समझना है कि कहीं जाए कहीं बस जाए, आजादी है, ये संविधान हमको ये अधिकार देता है। अब बात होती है, निर्बंधन भी तो लगा है, कौन कौन सा निर्बंधन लगा है भाई, आम आदमी के हित में, आपको साधारण जनता के हित में रोका जा सकता है, साधारण जनता के हित में। अब देखो साधारण जनता के हित में क्या था, कोरोना काल में सरकार ने आदेश दिया कि ऐसा है, अपने घर से बाहर निकले तो ठीक नहीं होगा, बाहर पुलिस बिठा दी। अब चौराहे चौराहे पुलिस थी, कोई इधर उधर भाग रहा था तो उसको दौड़ा दौड़ा के उसके घर में बंद कर दी गई थी, घर में रहो, बाहर नहीं निकल सकते। और आप कह रहे हो सर संवैधानिक अधिकार है, हाँ, तब क्या है, बीमारी फैल जाती तो आम जनता के हित में क्या किया गया, रोक दिया गया आपका आवागमन। तो आपका आवागमन रोका जा सकता है साधारण जनता के हित में, ठीक है, आपका आवागमन रोका जा सकता है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब के हित में। अच्छा यहां ध्यान रखिएगा, हर जगह हम लोग क्या SC ST लिख देते हैं, यहाँ SC ST नहीं चलेगा, केवल ST, शेड्यूल ट्राइब के हित में। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब कौन लोग हैं, जो हमसे अलग हैं, कुछ कारणों से हमसे अलग व्यवस्था में रह रहे हैं, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब वो लोग हैं जो किन्हीं कारणों से हमसे अलग व्यवस्था में रह रहे हैं। अब क्या है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, उनका अपना कल्चर है, अपनी व्यवस्था है, उन्हें हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो आम व्यक्ति को कभी डिस्टर्ब मत कीजिए, जैसे आप ये समझिए, वैसे तो आपको आने जाने की छूट रहती है, लेकिन ट्राई कीजिए किसी मोहल्ले में आप जाइए और घूम के और चले आइए, एक बार तो ठीक है, दोबारा जाइए,
फिर तिवारा जाइए, अनायास ऐसे ही। तो वहां का सबसे पहले कौन आपको पकड़ेगा? बुजुर्ग लाभी। और बुजुर्गों को सबसे पहले यही काम होता है कि हमारे मोहल्ले में कौन आया कौन गया, सबसे पहले वो देख लेंगे, है ना। और किसी भी दिन हो सकता है पकड़े जाए, तो आपको बताना पड़ सकता है भैया किससे मिलने आ रहे थे। तो अगर किसी से मिलने जा रहे थे तो फिर ये मुसीबत बन जाएगा। तो यही समझना है कि किसी मोहल्ले में ऐसा घूमने जाएंगे, जाइए, एक आध बार जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 बार जाएंगे तो आप सोचते होंगे कि आपको कोई नहीं देख रहा, देख तो बहुत सारे लोग हैं। तो यही समझना है, बचना है ऐसी जगहों से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जाइए कहीं भी, बसिए कहीं भी, बस ये दो निबंधन है, बहुत साधारण से निबंधन है। यदि किसी को आपने तकलीफ दी तो आपको भी तकलीफ होने वाली है, अगर आपने किसी को तकलीफ नहीं दी, वहां रहने वालों को तकलीफ नहीं दी, तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली। और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशली बना है ना। अभी आप देख रहे हैं कि लद्दाख एक अलग से क्या यूनियन टेरिटरी बनी। लद्दाख वाले लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर लोग टूरिस्ट बन के तो आए, लेकिन यहाँ पर बसने के लिए ना आए। वो ये जानते हैं कि अगर यहाँ पर ये छूट आप दे देंगे कि यहाँ पर बस जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो टूरिस्ट की तरह आपका स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन आपका स्वागत वहां पर बस जाने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप बस जाएं, क्योंकि वो आप बस जाएंगे तो उनकी पूरी संस्कृति तहस नहस कर देंगे। भाई वो छोटी छोटी दुकान लगाते हैं, आपके पास पैसा होगा, हो सकता है दिल्ली जैसे महानगर से कोई जाए बड़ा पैसा लेके, और पता चला उनकी पूरी व्यवस्था ही नष्ट कर दे। जितने छोटे छोटे दुकानदार उनकी जगह एक बड़ा मॉल खड़ा कर दे। सामान हो सकता है लोगों को आते जाते लोगों को सस्ता मिले, हो सकता है लोगों को सुविधा और अच्छी मिल जाए, लेकिन वो जो उनका अपना निजी कल्चर है वो तो खो जाएगा ना। तो उनके कल्चर को बचाना तो अपनी जिम्मेदारी बनती है ना। तो यही समझिए, सरकार उनके हित में भी ये काम कर सकती है। तो उनकी ये मांग लगातार रही है, और होपफुली उनकी मांग ये पूरी भी होगी कि भाई उनके यहाँ लोगों को बसने न दिया जाए। आते जाते रहिए, है ना, अच्छी जगह है तो घूमते फिरते रहिए, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करिए, चलते हुए नजर आए, है ना। चलिए ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से हो गया और समझ भी गए होंगे। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग अगले व्यवस्था की तरफ चल लेते हैं। अंतिम जो इसका अधिकार है, क्योंकि ई तक हो गए, तो जी हो गया, अनुच्छेद 19 एक जी, अनुच्छेद 19 एक बी। अनुच्छेद 19 एक जी क्या है? कोई भी वृत्ति या आजीविका, कोई भी वृत्ति या आजीविका, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। और इसका निबंधन कहां मिलेगा? अनुच्छेद 19 में। आज तक तो हो गया, ये निबंधन वाली बात है, निबंधन मिलेगा इसमें। ठीक है। तो पहले अधिकार समझ लेते हैं, यहां पर क्या कहा गया, चलिए देखते हैं। कोई भी वृत्ति, वृत्ति, कोई भी वृत्ति मतलब क्या है? कोई प्रोफेशन, कोई वृत्ति, मतलब प्रोफेशन या वृत्ति का मतलब क्या है? जैसे डॉक्टर एक बाकायदा ट्रेनिंग लेके डॉक्टर बनता है, वकील एक बाकायदा कुछ साल पढ़ के फिर वकील बनता है, इंजीनियर कुछ साल पढ़ता है, टीचर बीएड करता है फिर टीचर होता है। तो कुछ एक प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा कुछ करना पड़ेगा, प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा कुछ करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो आप कोई भी कैरियर में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि आपको काम करने का अधिकार है, अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ काम करने का अधिकार आपको इसमें मिलता है। मूल रूप से क्या मिलता है? आजीविका कमाने का अधिकार,
अब आजीविका कमाने के लिए क्या करेंगे आप, कोई अच्छा सा प्रोफेशनल कोर्स करते हैं हम लोग। बोलिए, कोई कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता, तो डॉक्टर के साथ क्या हुआ, कंपाउंडर भी तो होता है ना, नर्स भी होती हैं, नर्सिंग का कोर्स कर लिया, छोटा कोर्स कर लिया, बड़ा कोर्स नहीं किया तो छोटा कोर्स कर लिया। कोई कोई बिना कोर्स किए ही साथ साथ रह के काम करता है। वो जितने लोग साथ साथ रह के काम करते हैं, बहुत बड़ा कोर्स नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, उपजीविका कमा रहे होते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, उपजीविका कमा रहे। तो ऐसे ही लोग होते हैं, या तो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो लोगों ने अपनी डिग्री डिप्लोमा लिया हो, या उनके साथ छोटी मोटी डिग्री या डिप्लोमा लेके या थोड़ी मोटी ट्रेनिंग लेके, 1 महीने 15 दिन की ट्रेनिंग लेके और लोग लग जाते हैं काम पर। ऐसे भी लोग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ये पेशा या उपजीविका, उपजीविका कमाने वाले लोग। फिर उसके बाद क्या है, व्यापार। व्यापार का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना। आप कुछ खरीदिए, कुछ बेचिए, कुछ पैदा नहीं करना है, इस एक से खरीदा दूसरे को बेच दिया, जो बीच का मार्जिन हुआ उसका फायदा है, यही व्यापार। ठीक है, तो आप कुछ मत कीजिए, कोई चीज पैदा मत कीजिए, कोई तरीके की डिग्री मत लीजिए, बस आपको क्या करना है, एक बड़े, जैसे बहुत सारा हमारे यहाँ सबसे कॉमन चीज क्या है, परचून की दुकान आप खोल लीजिए, जो बड़े विक्रेता, थोक विक्रेता है, वो आपके यहाँ सामान ले जाके रख देंगे, आप आम आदमियों को सामान बेच दीजिए, सबसे सिंपल है ना। तो आप हो गए व्यापारी। छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी बात अलग है, आप कितना बल्क में सामान उठाते हैं, बेचते हैं। भाई हो सकता है कोई पूरे देश को सामान बेचता हो, कोई पूरे जिले को बेचता हो, कोई पूरे राज्य को बेचता हो, तो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन व्यापारी व्यापारी होता है, सामान बेचना खरीदना। फिर अगला, कारोबार करना। कारोबार करने का मतलब क्या है, व्यापार से एक स्टेप आगे। वो स्टेप क्या आगे होता है, कुछ निर्माण भी करता है। जैसे सामान खरीदा, कुछ बनाया, लकड़ी खरीदा, बेंच टेबल कुर्सी बनाया, एल्युमिनियम खरीदा, उससे तो एल्युमिनियम के सामान बनाया, एंड देन बेचा। तो बनाया फिर बेचा, कारोबार करना। तो आप बना के बेचना चाहते हैं, सीधे सीधे बेचना चाहते हैं, आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लेके काम करना चाहते हैं, या इस तरह के कोई उन पर डिपेंडेंट कोई काम करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं आपको करने की आजादी है, आप करिए। ठीक है, आप द्वितीयक सेक्टर में हैं, तृतीयक क्षेत्र में हैं, यानी आप औद्योगिक क्षेत्र में हैं, कुछ उद्योग लगाते हैं, कुछ कारोबार करते हैं, या केवल तृतीयक क्षेत्र में हैं, तो केवल क्या होता है कि आप सर्विस सेक्टर में हैं, केवल सर्विस देना चाहते हैं। ऐसे किसी भी सेक्टर में जुड़ के आप अपनी आजीविका कमा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा हमारा अधिकार बनता है कि हम आजीविका कमाएं। इसीलिए कभी कभी सरकार का आदेश आता है कि भाई मीट काटने वाले जो लोग हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए, तो ये फलाने 1 हफ्ते के लिए प्रतिबंधित किया जाए। तो ये होता है कि सर बहुत लंबे समय के लिए इनको बंद नहीं करवाया जा सकता कि मीट काटने वालों को पूरा बंद ही करवा दिया जाए, क्योंकि उनको वो आता है, वही काम बनता है, वो काम अनस्किल्ड टाइप का होता है, उतना ही काम बनता है, उससे उनकी जीविका चलती है। तो आप जीविका कमाने से किसी को नहीं रोक पाएंगे, नहीं समझे, तो जीविका कमाने से नहीं रोक पाएंगे। बस बात इतनी है कि किस तरह के काम करने से रोकेंगे, तो कुछ तरह के काम हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसको बनाना है सरकार को। इसके अलावा हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपना पैसा कमाए, रोजी रोटी कमाए, तो कमा सकता है किसी भी तरह से, चाहे वो डिग्री धारक हो या ना हो, वो साधारण व्यापारी हो या कोई कारोबारी हो, अपनी आजीविका कमाने का आपको अधिकार मिलता है, बशर्ते सामान्य सामान्य जन के हित में, सामान्य व्यक्ति के हित में आप पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। साधारण जनता या सामान्य व्यक्ति के हित में आप पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। जैसे भाई शराब का या मीट का व्यापार करेंगे तो आपको बताया जा सकता है कहां कहां आप नहीं कर पाएंगे, जैसे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, है ना, ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बताया जाता है कि भाई यहां पर नहीं कर सकते ये काम। तो सामान्य जन के हित में बताया जा सकता है, आपको रेगुलेट किया जा सकता है।
फिर क्या है, रेगुलेशन का एक और चीज निकल के आती है कि अगर आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा लेना है तो पैसे को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, एक तकनीकी योग्यता की जरूरत पड़ेगी। ये तकनीकी योग्यता कितनी अवधि की होगी, कितनी अवधि की होगी, ये तय करने का अधिकार सरकार को है। मतलब कितना ट्रेनिंग लेने के बाद आपको ये मान लिया जाएगा कि आप इस योग्य हैं, ये यानी डॉक्टर कितने साल में बन जाएंगे, इंजीनियर कितने साल में बन जाएंगे, वकील कितने साल में बन जाएंगे, टीचर कितने साल में ट्रेनिंग के बाद बन जाएंगे, ये गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है, तो रेगुलेशन करती है कौन सी चीज आप कर सकते हैं प्लस कहां कर सकते हैं, ऐसा रेगुलेशन करती है। और रेगुलेशन करती है कुछ कुछ ऐसे व्यापार होते हैं जिनको कह देती है भैया इसको तो नहीं करना है, जैसे मादक पदार्थों का व्यापार बिल्कुल बंद कर देती है, और कुछ पदार्थों के व्यापार को आंशिक तौर पर बंद करती है, जैसे शराब का व्यापार, लाइसेंस लीजिए तभी चलाइए। तो कभी आंशिक प्रतिबंध लगाती है, आंशिक प्रतिबंध, तो कभी पूर्ण प्रतिबंध, कभी आंशिक प्रतिबंध लगाती है तो कभी पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। और क्या कर सकती है, आंशिक प्रतिबंध पूर्ण प्रतिबंध लगाना हुए तो ये काम किया जा सकता है, या किसी वस्तु को व्यापार बाह्य वस्तु बनाया जा सकता है, व्यापार बाह्य वस्तु, यानी इसका व्यापार नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, जैसे अफीम का व्यापार नहीं किया जा सकेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ चीजों का व्यापार नहीं किया जा सकेगा, अब इसी को व्यापार बाह्य वस्तु बनाए, या पूर्ण प्रतिबंध की बात करें, पूर्ण प्रतिबंध, या पूरी तरह सरकार ही कर पाएगी, सरकारी एकाधिकार, जैसे ट्रेन केवल सरकार ही चलाएगी, केवल सरकार ही चलाएगी, बस प्राइवेट व्यक्ति और कोई भी चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रेन सरकार ही चलाएगी। तो सरकारी एकाधिकार, मोनोपोली, हम ही चलाएंगे, हम ही बेचेंगे, या आपको भी बेचने की परमिशन देंगे, या बिकेगी ही नहीं। ठीक है, ऐसा व्यवस्था बना सकते हैं, क्या चीज बिकेगी नहीं बिकेगी, कितनी बिकेगी, उन पर रेगुलेशन बना सकते हैं, और यहां तकनीकी योग्यता के बारे में निर्धारित कर सकते हैं। सामान्य जन के हित में आप फैसला ले सकते हैं कहां पर कौन सी चीज बिकेगी, अगर बिक रही है तो ऐसा रेगुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन सामान्य आदमी को उसकी आजीविका कमाने से नहीं रोक सकते। अगर कोई अब भी ऐसा आदेश दिया गया जिससे सामान्य आदमी को आजीविका कमाने से रोका जाता है तो उस पर कोर्ट डिसीजन लेगी। जैसे आप सामान्य जन जीवन में देखते होंगे कि कभी कभी कोई अधिकारी आता है कड़क, और वो क्या कर देता है, जो ठेले वेले लगे होते हैं सबको उलट पुलट करता चला जाता है। अभी क्या है कि इन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, कई बार वो असंगठित लोग होते हैं, असंगठित क्षेत्र में तो है ही है, असंगठित लोग होते हैं, कोर्ट नहीं जा पाते। जब कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट से अधिकार ले आते हैं कि सर इस रास्ते पर हम लोग व्यापार करते हैं और हमें अनायास परेशान किया जाता है, तो आप समझिए क्या है, कोर्ट उनको इस तरह से उलटने पुलटने की आपको इजाजत नहीं देती। आप रेगुलेट कीजिए, बताइए क्या हो सकता है संभव, लेकिन आजीविका कमाने का अधिकार उनको भी है, इसलिए आप वहां से उनको इस तरह से खदेड़ नहीं सकते, इस तरह से डिस्टर्ब जो करते हैं वो नहीं कर सकती, मनमाना है। सरकार को इस पर बाकायदा कानून लाके रेगुलेट करना चाहिए और बताना चाहिए आम व्यक्ति को। लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ न लोग बहुत ज्यादा अपने अधिकार के बारे में अवेयर हैं, न बहुत ज्यादा लड़ते हैं, तो सरकारी अधिकारी अपना एक हनक दिखाने के लिए कभी कभी इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं और आपको लगता है कि शायद ये सही ही होगा, नहीं, ये एकदम सही नहीं है। और रही बात फुटपाथ पर व्यापार करने की, तो आप समझिए आज नहीं, किसी भी दुनिया के देश में, चाहे वो जितना विकसित हो और चाहे कोई समय रहा हो, चाहे आप पिछली कई हजार साल पूर्व देखें या आज देखें, हमेशा ही फुटपाथों पर व्यापार लगते आए हैं, व्यापार होते आए हैं। और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आज ये लोग गंदगी पैदा कर रहे हैं इसलिए इनको हटा दो।
नहीं, वो तो रहेंगे, है ना, वो उनका अधिकार है। जिनके पास पैसे कम हैं, जिनके पास व्यवस्थाएं कम हैं, वो छोटे छोटे अपने व्यापार रास्तों पर रेहड़ी लगा के घूमते हुए इस तरह से करते हैं, और वो उनका अधिकार है। उस तरह से उनको कमाने से, आजीविका कमाने से आप रोक नहीं पाएंगे। मजदूरों को आप उनकी मजदूरी कमाने से नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। हाँ, बस ये बात होती है कि थोड़ी परेशान वो लोग कर लेते हैं जिनके पास अधिकार होता है, और तमाम गरीब लोग और जो समझदार नहीं होते तो इस मामले में तो नहीं समझते हैं। इसके कारण कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन यदि कभी कोर्ट जाया जाए तो इससे ठीक ठाक निदान मिल सकता है। तो ये अनुच्छेद 19 कंप्लीट, है ना। तो अनुच्छेद 19 एक ए पहले दिन हम लोगों ने कर लिया था एक वीडियो में, और आज अनुच्छेद 19 के बाकी जो प्रोविजन थे वो हम लोगों ने यहाँ डन कर लिया। ठीक, कोई भी समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो मैं कमेंट के माध्यम से जवाब दे दूंगा। या और अगर कोई जरूरत पड़ती है तो आप वेबसाइट पर और तमाम सारी जगह पे फ़ोन नंबर्स हैं, और उन फ़ोन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आता है तो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, खुद यूज कीजिए और अपने दोस्तों के लिए भी इसको भेजिए, ताकि वो लोग भी इस प्रयास से जुड़ सकें, और जो भी उनको फायदा हो सकता है तो भाई संभव फायदा उनको भी हो जाए। इससे हम सबका ही फायदा है ना, मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। तो फिर फायदा लीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैंने आपसे PYQ लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि PYQ जल्दी लेके आएंगे। मैं आपको जल्दी ही वो डेट बताऊंगा जिस पर PYQ लेके आएंगे, MP का भी और UPSC का भी। 15-15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, तो निश्चिंत है बहुत जल्दी वो हम लेकर आ रहे हैं। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।